10 अक्टूबर 2010। अगले दिन सुदीप अपने प्रोग्राम के हिसाब से सारनाथ घूमा। वो बनारस क्यों आया था, इसकी सही वजह ये थी कि वो आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था। वो आजकल एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ले रहा था। उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कि कुछ दिन वो अपने आप को इस दुनिया से एकदम काट ले। सुदीप के बारे में कुछ बताता चलूँ कि सुदीप ने किसी आईआईटी या आईएएस से पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि वो तो 12th क्लास तक ही पढ़ा था, ग्रेजुएट भी नहीं था। सुदीप बचपन में मैथ्स में बहुत अच्छा था। ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसने। उसको मैथ्स के नंबर ऐसे समझ आते थे जैसे कि नंबर ना हो, लोग हो जिनकी शक्ल वो पहचानता हो। सुदीप को अखबार में आने वाले कंपनी के शेयर प्राइस याद हो जाते थे। वो शेयर वाले पन्नों को घंटों पढ़ता। धीरे धीरे उसका शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्ट्रीट नाम की मैगज़ीन लखनऊ में सबसे पहले खरीद कर पढ़ लेता था। जितना भी सब कुछ ऑनलाइन मिलता वो सब कुछ पढ़ जाता। वो शेयर मार्केट में बिना पैसे लगाए भी इसको गेम की तरह खेलता कि अगर उसने इतने पैसे लगाए होते तो कितने हो जाते। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में पैसे लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाड़ी हो गया। 12th क्लास के बाद 2 साल तक वो आईआईटी जेईई की तैयारी का बहाना बनाकर शेयर में खेलता रहा। उसने ये सब इतना चुपचाप किया कि घर पर किसी को पता ही नहीं चला। उन 2 साल में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि किसी भी कॉलेज जाकर वो अपना टाइम बर्बाद करेगा। वो आगे की पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे ही ये बात उसने अपने घर पर रखी, उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया। सुदीप को शेयर का इतना चस्का था कि उसको लगा कि लखनऊ में रहकर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो घर वालों को नाराज़ छोड़कर मुंबई पहुंच गया। जिस समय उसके दोस्त कुछ लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी का इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय तक सुदीप कई कंपनियों में शेयर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा चुका था। उसने जो भी कुछ बनाया था उसके लिए दिन रात मेहनत नहीं की थी। एक समय बाद वो शेयर मार्केट से पैसे कमाने से भी बोर हो गया था। वो अपना सारा ध्यान कहीं एक जगह लगाना चाहता था। उसने अपनी सेविंग के पैसे से बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी शुरू कर दी। साल 2008 में जब दुनिया भर में कई कंपनियां बंद हुई, उसी दौरान शेयर मार्केट क्रैश कर जाने से सुदीप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसने ज़्यादातर पैसे ऐसी कंपनियों में लगाया था जो क्रैश में बिल्कुल बंद होने की कगार पर चली गई थी। ले देकर बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी में उसका मन लगता था, इसीलिए अब उसी पर फोकस कर रहा था। अगर वो ये कंपनी 2-3 साल चला ले गया तो वो अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। उसको पहले से ही दिखता था कि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोगों का ट्रैवल को लेकर उत्साह बढ़ने वाला है। आने वाले कल में लोग साल भर पैसे इसीलिए बचाएंगे कि वे खूब घूम पाएँ। खैर, ये तो हुआ सुदीप के बारे में। अब कहानी पर लौटते हैं। होटल का नंबर देने के बाद सुदीप को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद चित्रा का कॉल आ जाए। वो चित्रा की रोने की वजह जानना चाहता था। इसीलिए नहीं कि वो उसकी कुछ मदद कर पाए, बल्कि इसीलिए कि कम से कम उतनी देर उसका ध्यान कहीं और लगेगा। हम इतनी झूठी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हम दूसरे को चुप करवाते हुए अपने आप को चुप करवा रहे होते हैं। चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है तो बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहाँ जाकर रोएं और हमें चुप कौन कराएगा। खैर, चित्रा का फ़ोन आया नहीं। सुदीप के शेड्यूल के हिसाब से बनारस में उसकी आज आखिरी शाम थी। वो जाने से पहले फिर से 80 घाट पर पहुंचा। पिज्जोरिया कैफ़े में उसने नींबू और शहद पानी ऑर्डर किया और बैठकर घाट की तरफ होती हलचल में खोने लगा। जब थोड़ी देर में घाट से ध्यान हटाकर उसने कैफ़े के अंदर देखा तो चित्रा सामने वाली टेबल पर दिखी। उसने वहीं से हाथ हिलाया। चित्रा ने भी उसको देखकर हाथ हिलाया। सुदीप वहाँ से उठकर चित्रा की टेबल पर पहुँचा और बैठने से पहले पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ज़रूर, पूरा कैफ़े खाली है वैसे। ये बोलकर चित्रा हंसती। उसकी हंसी फैलकर सामने ठहरी हुई गंगा की शाम में घुल गई। तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक? ठीक ठाक ही। तुम्हारा रोना पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो गया। मैं कल जा रही हूँ। मैं भी।
किताब पूरी करना तो मुझे भेजना ज़रूर। तुम क्यों रो रहे थे उस दिन घाट पर? मैं कहाँ रो रहा था। बकवास मत करो, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। लंबी कहानी है। कल शाम 5 बजे की फ़्लाइट है मेरी। तब तक तो बहुत टाइम है। इससे ज़्यादा लंबी कहानी थोड़ी होगी तुम्हारी, और होगी भी तो तुम्हारे लिए एक टिकट कराना कौन सा बहुत बड़ा काम है। चित्रा ने अपने पिज़्ज़ा का आखिरी पीस रखते हुए कहा। पिज़्ज़ोरिया से निकल कर दोनों थोड़ी देर घाट पर बैठे रहने के दौरान ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई। दोनों में से किसी को ऐसा नहीं लगा कि बातें खत्म हो गई हैं, बस इसीलिए कुछ भी बोलते चले। करीब 1 घंटे बैठे रहने के बाद सुदीप ने चित्रा से अपने होटल के रूम पर चलने के लिए पूछा। चित्रा चलने से पहले थोड़ा बहुत झिझकी। हालांकि सुदीप के पास टैक्सी थी, लेकिन फिर भी घाट से निकलकर दोनों ने ऑटो किया। सुदीप होटल ताज में रुका हुआ था। ऑटो वाले ने ताज सुनकर बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। सुदीप पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चित्रा ने ऑटो वाले को हड़का दिया। सुदीप ने कहा भी कि क्या फ़र्क पड़ता है। चित्रा बोली कि अपने आराम के लिए बाकी लोगों के लिए रेट ख़राब नहीं करना चाहिए। सुदीप ये सुनकर याद करने लगा कि अभी तक ज़िंदगी में उसने कभी मोल भाव नहीं किया था। जब ऑटो लंका से निकल रहा था तो यूनिवर्सल बुक शॉप पर चित्रा ने ऑटो रुकवाया। दुकान में अंदर जाते ही चित्रा ने बिना एक भी मिनट गवाए मुराकामी की किताब कफका ऑन द शोर खरीदी। उसके पहले पन्ने पर उसने लाल रंग के पेन से लिखा, विथ लव लक एंड लाइट। इसके नीचे अपना ऑटोग्राफ स्टाइल में नाम लिखा और तारीख डाली 10/10/10। ऑटो में बैठते ही चित्रा ने सुदीप की तरफ किताब बढ़ाई। सुदीप ने किताब को उल्टा पलटा और कहा, मेरी लाइब्रेरी में मुराकामी की सारी किताबें हैं, तुम ये वाली रख लो, अपनी लाइब्रेरी वाली किताब मुझे दे देना। ये कहते हुए चित्रा ने किताब का पहला पन्ना खोलकर सुदीप को दिखाया। आज 10/10/10 है। ऐसा दुनिया में कई हिस्सों में माना जाता है कि आज के दिन शादी के लिए बहुत लकी होता है। सुदीप ने कहा, तुम मानते हो ये सब? चित्रा ने किताब बंद करके सुदीप के हाथों में थमाते हुए कहा, कभी कभी। मेरी तो शादी हो चुकी है, पहले पता होता तो आज के दिन ही शादी करती। चित्रा ने ऑटो वाले को चलने का इशारा करते हुए कहा। सुदीप को शादी वाली बात से जितना चौंकना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम चौंका। यहाँ पर चित्रा के बारे में यह बताना ज़रूरी हो जाता है कि चित्रा ने आधी ही बात सुदीप को बताई थी कि उसकी शादी हो चुकी है। चित्रा का शादी के बाद डिवोर्स हो चुका था, वो भी 2 साल पहले। वो बनारस किसी कविता इवेंट के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो उस शहर में नहीं रह पाती थी। पति सही में कोई बुरा नहीं था उसका, बस कुछ लोगों के साथ मामला सेट हो जाता तो अच्छा होता, पर ऐसा हुआ नहीं। चित्रा और उसके पति दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी भी की थी। अब वैसे भी दुनिया में डिवोर्स होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, डिवोर्स ना होना बड़ी बात है। चित्रा बचपन से कुछ ना कुछ लिखने की शौकीन थी। चित्रा का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके उसके साथ अच्छे संबंध रहे हों। वो कभी ना कभी किसी न किसी बात पर लड़ लेती थी। थोड़ी मुंहफट थी, जो बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम, पैसा, सब कुछ। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसका पति चूँकि इकलौता बेटा था, इसीलिए डिवोर्स के बाद चित्रा को ठीक ठाक पैसा मिल गया था। लेकिन पैसा इतना नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी ज़िंदगी काट सके। वो सोचती थी कि किताब लिखकर वो अमीर बन जाएगी और पैसे कमा लेगी। 2 साल से अपनी किताब पूरी न कर पाने की वजह से वो ज़िंदगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेट थी। खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद अब हम ऑटो पे लौटते हैं, जहाँ चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे हैं। वे ताज के रूम में सोएंगे या रेस्टोरेंट में, देखते हैं। लेकिन उससे पहले ऑटो वाले ने मनोज तिवारी का गाना बदलकर लग जा गले फिर ये हंसी रात होना हो चला दिया। गाना बदलते ही ऑटो के अंदर का माहौल भी बदल गया। चित्रा को पता था कि वो होटल के रूम में जा रही है। चित्रा ने सुदीप से पूछा,
क्या तुम पीते हो? मैंने पीना बंद किया हुआ है, एलर्जी होती है। तुम पीती हो? विस्की, लेकिन कभी कभार, जब बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी। ऐसे केवल पीने के लिए नहीं पीती। ऑटो ताज के बाहर रुका। चित्रा ने फटाफट अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिए। सुदीप ने पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोली, लेकिन तब तक चित्रा ने पैसे दे दिए थे। उसको जेब टटोलते हुए देखा। चित्रा ने बोला कि वो बाद में कभी कहीं कॉफ़ी पिलाते, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों होटल के अंदर घुसे। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को थोड़ी अजीब नज़र से देखा। सुदीप ने पूछा भी कि हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं। चित्रा ने कहा कि आराम से रूम में बैठते हैं। सुदीप को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अजीब नहीं लगता अगर उसको ना पता होता कि चित्रा की शादी हो चुकी है। ऐसे तो लड़कियों के साथ रुकना सुदीप के लिए कुछ नया नहीं था। वैसे भी बहुत सारी लड़कियां उसको मिलती थी। वो उससे ज़्यादा उसके पैसे में इंटरेस्टेड थी। ये बात सुदीप को अच्छे से पता था। सुदीप के लिए लड़कियों के साथ सोना या रुकना कोई लाइफ का बड़ा सवाल नहीं था जिसके बारे में उसे एक सेकंड भी सोचना पड़े। कमरे में जाते ही चित्रा ने टीवी ऑन कर दिया। सुदीप वॉशरूम में मुंह हाथ धोने चला गया। शीशे के सामने उसने अपने आप को थोड़ी देर तक देखा। वो कुछ नहीं सोच पा रहा था। जब वो वॉशरूम से लौटा तो चित्रा आराम से बिस्तर पर टिक लगाकर पसर चुकी थी। सुदीप ने पूछा, क्या क्या ऑर्डर करना है? बस कुछ खाने को ऑर्डर कर दो, दारू है मेरे पास। ये कहते हुए चित्रा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। क्या बात है, दारू बैग में लेकर चलती हो? अरे नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है इसीलिए सोचा कि आज पी जाएगी। ऐसा क्या है आज? कहानी का एंड मिल गया। वैसे भी अकेले पीती, इससे अच्छा है कि तुम मिल गए। लेकिन मैं तो पीऊँगा नहीं, मुझे एलर्जी होती है। ऐसा है, एलर्जी की दवा है मेरे पास, दारू पी लो फिर खा लेना। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। चित्रा ने इतना कहने के बाद सुदीप पर थोड़ा सा भी जोर नहीं डाला। जोर डाला होता तो शायद वो नहीं पीता, लेकिन चित्रा ने इस स्टाइल में पूछा कि सुदीप के मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। अगले 5 मिनट में दोनों पहला चीयर्स कर चुके थे। चीयर्स टू योर बुक, सुदीप बोला। तो अब बताओ, उस दिन तुम क्यों रो रहे थे? तुम्हें गलत फहमी है, मैं कहाँ रो रहा था। देखो बेटा सुदीप, ऐसा है, माना तुम बड़े बिजनेसमैन हो गए, लेकिन मैं भी छोटी मोटी सही राइटर हूँ। कब कौन रो रहा है पता चल जाता है। नाटक मत करो, बताओ। इसके बाद सुदीप ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। सुदीप की कहानी में कोई हीरोइन नहीं थी। उसके पास टाइम ही नहीं था इन सब के लिए। उसके बहुत कम दोस्त थे। जो थे वे उसके पैसे की वजह से दूर हो गए थे। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमेशा उसको ज़मीन पर रखते थे। जब भी उसे लगने लगता कि उसकी ज़िंदगी में बहुत नाम और उसने बहुत पैसा कमा लिया है, तो वो अपने सबसे करीबी दोस्त के पास जाता और उसको बोलता कि वो उसको गाली दे। सुदीप को पता था कि वो आसमान में है, लेकिन वो एक पाँव ज़मीन पर रखना चाहता था। इसीलिए वो बड़ी बड़ी पार्टी में बोर हो जाता था, क्योंकि 99% लोग जो उससे मिलते थे उसको अपना आइडिया बेचना चाहते थे। वो अब तक एक भी बिजनेस पर टिका नहीं था। इसीलिए 2008 में शेयर मार्केट क्रैश के बाद वो बस अपनी वेबसाइट बुक माई ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था। वो एक जगह फोकस करना चाहता था। उसको लगता था कि हर कंपनी बस उसने खरीदी बेची है। खुद कभी लगकर ऐसी कंपनी नहीं बनाई जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो जाए। सुदीप को अपने आप को यूँ प्रूव करना चाहता था। 2008 में अमेरिका में बड़े बैंक बंद हो रहे थे। इस चक्कर में पूरी दुनिया की हर इकोनॉमी पर उसका असर पड़ा था। लोगों ने ट्रैवल कम कर दिया था। अभी ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को उतना भरोसा नहीं था। इसीलिए भी सुदीप की वेबसाइट का ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा था। उसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में थी। उसको कुछ लोग पैसे देकर उसकी कंपनी में शेयर लेना चाहते थे। लेकिन सुदीप को लगता था कि अगर बाहर से पैसा लगा तो उसको बाहर वालों की बात को सुनना पड़ेगा। दिक्कत ये थी कि अभी सुदीप का बिजनेस जिस स्टेज पे था, वहाँ बिना और पैसे डाले बिजनेस आगे बढ़ नहीं सकता था।
मैं बनारस इसीलिए आया था कि शांति से बैठकर सोच पाऊँ कि मुझे अपने शेयर बेचने हैं कि नहीं। सुदीप ने शाम को तीसरा पैक खत्म करते हुए बताया। क्या सोचा है तुमने? मन तो नहीं है, लेकिन बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। बिना शेयर बेचे नहीं आएंगे। इतनी बातचीत में बात 4 पैक तक आ चुकी थी। सुदीप ने उठकर सामने शीशे से पर्दा हटा दिया। होटल के कमरे से अक्सर शहर झिलमिलाते हुए सुंदर दिखता है। सुदीप 5 मिनट तक कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर और आसमान में देखता रहा। सुदीप जब पर्दा हटाकर घूमा तो न केवल उसकी आंखों में बल्कि गलों पर भी आंसू थे। चित्रा ने बढ़कर उसको गले लगाने का सोचा, लेकिन लगाया नहीं। हालांकि ये वो मोमेंट था जब चित्रा सुदीप के पास आ सकती थी, उसको कुछ पूछ सकती थी, बता सकती थी, गले लगा सकती थी, उसको समझा सकती थी कि कोई बात नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद पर एक नहीं न जाने कितनी दुनिया चल रही होंगी। चित्रा वहीं बेड के पास पड़े टॉवल को उठाकर सुदीप को दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुदीप ने एक बार फिर चित्रा को गले लगाने का सोचा और तौलिया उठाकर आगे कर दिया। सुदीप ने तौलिए से अपना चेहरा ढक लिया। सुदीप ने अगर अपने चेहरे को ढका नहीं होता तो चित्रा कभी उसे गले लगाने की हिम्मत न कर पाती। चित्रा ने सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप और चित्रा एक दूसरे को गले लगाए वैसे ही कुछ देर खड़े रहे। हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम से वही काम क्यों कर लेते हैं, इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता नहीं चलती। एकदम हमारे अंदर वो कौन है जो बोल देता है कि रुको मत, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर वो कौन है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। इसलिए शायद कहा जाता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सब लोग पहले से प्रोग्राम किए हुए वीडियो गेम का हिस्सा है, जो गेम खेल जीते या हारे, एक दिन बोर होकर हमारी कोई पावर सप्लाई बंद कर देगा। इसके बाद बहुत देर तक सुदीप चुप नहीं हुआ। वो फफक कर बच्चों के जैसे रोता रहा। आसपास देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन कितने आंसू लेकर भटक रहा है। हमें सामने वाले का सब कुछ पता होता है, बस आंसुओं का हिसाब किताब कोई करता ही नहीं। दुनिया आंसुओं का हिसाब किताब कर लेती तो जीना थोड़ा आसान हो जाता। चित्रा ने सुदीप को चुप करवाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। चित्रा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो जोर से रोना नहीं चाहती थी। सुदीप की रोने की वजह से चित्रा का गला भी भीग चुका था। रोते हुए सुदीप की नाक भी वैसे बह रही थी जैसे सबकी बहती है। सुदीप को रोने के कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वो ऐसे रो क्यों रहा था। कहानी में हीरो के रोने से कहानी कमज़ोर पड़ती है, नहीं तो हीरो मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कहानी की हीरो में वो सारी कमियां हैं जो सब में होती है। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने के बाद भी परेशान है। सुदीप अगर यहाँ नहीं रोता या चित्रा उसे गले ना लगाती, चित्रा अगर उसे गले ना लगाती तो उसके गले से लेकर उसका टॉप तक नहीं भीगता। अगर ये सब नहीं होता तो चित्रा और सुदीप एकदम से इतने पास नहीं आए होते। सुदीप को 4 पैक भर रोने के बाद समझ आया कि वो बहुत हल्का महसूस कर रहा है। अब उसको चित्रा के पास से उठ जाना चाहिए। उठने से पहले उसने कहा, तुम ये सब किसी कहानी में तो नहीं लिखने वाली हो? चित्रा ने बड़ी ईमानदारी से कहा, पता नहीं, लेकिन सीन अच्छा था। फिर दोनों हंस पड़े। सुदीप के जाने से पहले चित्रा वॉशरूम गई। उसने अपना मुंह धोया और ठीक उतनी देर अपने चेहरे को शीशे में देखा जितनी देर सुदीप ने देखा था। वॉशरूम के शीशे ने वो शक्ल देखी जो चित्रा छुपा रही थी। सुदीप अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसने टीवी अनम्यूट किया। वहाँ अनजाना अनजानी फिल्म का गाना तुझे भुला दिया चल रहा था। तुम किस लिए रो रही थी उस दिन? बस यार ऐसे ही, मेरी लाइफ में इतने बड़े टेंशन नहीं है तुम्हारे जैसे। फिर भी पति कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा था मतलब?
2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स हो चुका है, फिर क्यों रो रही थी? सुदीप ने हल्का सा मजाकिया अंदाज में पूछा। पति के लिए कोई थोड़ी रोता है यार। अच्छा पति नहीं मिला तो छोड़ो, आगे बढ़ो, उसमें क्या है। लड़कियों के लिए इतना आसान होता है क्या? फिर रो क्यों रही थी? मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है, बिना किसी वजह के। पक्का? हाँ पक्का। कुछ खाने को ऑर्डर कर दो। खाना खाने के बाद बताना क्यों रो रही थी। चित्रा मना कर सकती थी कि उसे नहीं बताना है कि वो क्यों रो रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने कहा, कल सुबह सुबह घाट पर नाव में बताऊंगी। बोलो, चलेगा तुम्हें? एक दिन में एक का रोना ही काफ़ी है। सुदीप तैयार हो गया। सुदीप के मन में आया कि वो पूछे कि रात के 1 बज चुके हैं। वो इतनी रात में अपने कमरे पे जाएगी, सुबह वो उसको कहाँ से लेगा? चित्रा इतना कुछ नहीं सोच रही थी। सुबह यहीं से चलेंगे कि तुम्हें होटल से लेना है? सुदीप ने पूछा। 1 बज ही रहा है, 5:30 पर निकल लेंगे यहाँ से। तुम्हें सोना है? नहीं। तो ये बताओ, तुमने 35 की उम्र में रिटायर होने का सोच रखा है, करोगे क्या रिटायर होकर? तुम मजाक उड़ाओगे? अरे बता दो यादव जी यार, रिटायर का मतलब रिटायर, कुछ करना ही क्यों है? कुछ करना ही ना पड़े इसीलिए रिटायर होना है चित्रा पाठक जी। फिर भी टाइम पास कैसे करोगे? बोर नहीं हो जाओगे? नहीं, एक दिन बैठ कर चिल करूँगा, अपने बच्चों के साथ खेलूँगा, घर के खेत में फूल पत्तों को पानी दूंगा, मुराकामी की बची हुई किताब पढ़ूंगा। तब तक तुम्हारी किताब आ गई होगी तो वो भी पढ़ूंगा। इतने बोरिंग तुम दिखते हो, उतने हो नहीं यादव जी। इसमें बोरिंग वाली क्या बात है पाठक जी? रिटायर होने का आइडिया ही एकदम बोरिंग है। आप पागल हैं क्या पाठक जी? सोचो, 35 की उम्र में आदमी एकदम आज़ाद। नॉर्मल आदमी उस समय अपने बच्चे के एडमिशन से लेकर अपने करियर तक सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। ये वही उम्र है जब माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं। सबको पता होता है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी आदमी उनको टाइम नहीं दे पाता। इन शॉर्ट, आदमी अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के बीच में पिस रहा होता है। चलो मान ली तुम्हारी बात, तुम्हें इतनी अटेंशन की आदत पड़ चुकी है, इतने लोग जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, उनका क्या करोगे? लग रहा है मेरे बारे में सब कुछ गूगल कर लिया है तुमने, और क्या। लेकिन एक बात है। क्या? तुमने अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से एकदम अलग दिखते हो। हर आदमी अपने फेसबुक प्रोफाइल से बहुत अलग होता है। खैर, तुम्हारे रिटायरमेंट पे बात चल रही थी। इतने पॉपुलर हो तुम, उसका क्या करोगे? तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मरूँ तो किसी को पता ना चले, कोई शोर ना बचे, कोई ना रोए, सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ़ में लंबे लंबे पोस्ट ना लिखे जाए, ना ही कोई मेरी फ़ोटो शेयर करके मेरे बारे में कहानी सुनाए। मरने की इतनी सारी बातें कर रहे हो, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो भी बता दो। मैं ना कभी बूढ़ी होने वाली हूँ, ना ही कभी मरने वाली हूँ। चित्रा ने ये कहते हुए सुदीप के कंधे पर सर रख दिया और दोबारा बोली, मुझे मरने की बात से डर लगता है। आई होप मेरे सर रखने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सुदीप ने हाँ या ना कुछ जवाब नहीं दिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। अलार्म के लिए मोबाइल खोलना पड़ेगा, रिसेप्शन पर बोल देता हूँ। इन सब बातों में करीब 2:45 बज चुके थे। चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी, सुदीप की आंखों में नींद ही नींद थी। कल जब मैं बहुत बड़ी राइटर हो जाऊंगी तो तुमसे किताब लॉन्च करवाऊंगी। तुम्हारे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर हैं कि उसके 5% लोग भी मेरी किताब खरीद लेंगे तो मेरी किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। किताब प्रमोट करने में कोई नाटक तो नहीं करोगे? चित्रा को ये एहसास नहीं था कि सुदीप सो चुका है। उसने अपना मोबाइल खोला, अपनी और सुदीप की एक फ़ोटो खींची। फ़ोटो को 1-2 बार देखा, फिर डिलीट करके सोने की कोशिश करने लगी। फ़ोटो खींचकर उसको 5 सेकंड बाद डिलीट कर देने के पीछे क्या वजह होती होगी, ये कहना मुश्किल है। कम से कम ये बात कहानी लिखते हुए मुझे समझ नहीं आई कि चित्रा ने ऐसा क्यों किया होगा।
चित्रा अपनी ज़िंदगी में जितना सुलझी हुई थी उस हिसाब से तो उसे फ़ोटो खींचनी ही नहीं चाहिए थी। वो कोई कॉलेज की लड़की तो थी नहीं जिसके मन में दुनिया को लेकर कोई कड़वाहट न हो। खैर, कुछ बातें जो मुझे समझ नहीं आई मैं उसको वैसे ही इसलिए लिख दे रहा हूँ कि शायद पढ़ने वाले अपने हिसाब से कहानी बढ़ा घटा लें। मुझे बस इतना पता है कि हर कहानी को ख़त्म करके कई मौके आते हैं, लेकिन कभी किरदार, कभी लेखक की ज़िद के आगे कोई मौके फ्रीज़ नहीं हो पाते। किसी पल को फ्रीज़ कर लेने की नाकाम कोशिश होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या बचाना है और क्या गंवाना है ये बात आखिर से पहले समझ नहीं आती। वो फ़ोटो डिलीट कर देने के बाद भी फ़ोल्डर में थी। चित्रा ने उस फ़ोटो को डिलीट वाले फ़ोल्डर से दोबारा डिलीट करके उस फ्रीज मोमेंट को आज़ाद कर दिया।